हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। एंड बेटा डा में आज हम यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और यूनिट 3 में बेसिकली सेकेंड यूनिट तक हमने एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ा। और यूनिट 3 में हम ग्रीडी और डिवाइड एंड कॉन्कर, ये जो एल्गोरिथम डिजाइन स्ट्रैटेजीज थी, इनके ऊपर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे, जो कि हम देखेंगे कि कुछ किस टाइप की रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को हम इन डिफरेंट मेथड्स के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले अपना जो डिस्कशन है वो ग्रीडी मेथड से स्टार्ट करेंगे। इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ यूनिट 1 में। और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जिसे हम फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम कहते हैं, वो हम आज डिस्कस करेंगे, विच इज सॉल्व यूजिंग द ग्रीडी एल्गोरिथम डिजाइन टेक्निक। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बेटा, ये आपका डा का सिलेबस है। इसमें यूनिट नंबर 3 का ये वाला सिलेबस है जिसमें डिवाइड एंड कॉन्कर और ग्रीडी मेथड, ये दो चीजें हैं। डिवाइड एंड कॉन्कर के ऊपर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे, और ऐसे ही ग्रीडी मेथड के ऊपर कुछ एग्जांपल्स हैं। मैं ग्रीडी मेथड से अपना डिस्कशन स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, इसमें सबसे पहले नैपसैक प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद स्पैनिंग ट्रीज, प्रिम्स, क्रूस्कल्स एल्गोरिथम, जो कि आपने पहले पढ़ रखे हैं डेटा स्ट्रक्चर में, वही एल्गोरिथम इसके अंदर सिलेबस में है। उसके बाद सिंगल सोर्स और शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम है, जैसे डिक्स्ट्रास और बेलमन फोर्ड, ये दो एल्गोरिथम भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। देन वी विल कम टू डिवाइड एंड कॉन्कर। ओके, तो आज हम फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम से अपनी जो डिस्कशन है उसको शुरू करेंगे। तो सबसे पहले सारी बातें समझने से पहले हम ग्रीडी एल्गोरिथम्स के बारे में बात करते हैं। ग्रीडी अप्रोच क्या कहती थी, हमने पहले भी बात की है कि इट इज वन ऑफ द एल्गोरिथम डिजाइन टेक्निक। हम एल्गोरिथम को बनाने के लिए या किसी भी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए एक हमारे पास टेक्निक है, और उस टेक्निक का नाम है ग्रीडी एल्गोरिथम, है ना, ग्रीडी वे। अब इसका मतलब क्या है, क्या करते हैं हम, देखिए सबसे पहले समझ लेते हैं। जब भी हम ग्रीडी की बात करते हैं, ग्रीडी अप्रोच की बात करते हैं, ग्रीडी अप्रोच का मतलब क्या है, एक बार एक कॉमन रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मेरे पास किस टाइप की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सपोज मेरे पास कोई प्रॉब्लम है कि मुझे पॉइंट नंबर ए से बी तक ट्रेवल करना है ना। आई वांट टू ट्रेवल फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी। अब ए से बी तक जाने के लिए मेरे पास बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। ये प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम क्या है कि मुझे ए से बी तक ट्रेवल करके जाना है। ठीक, अब इस प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशन हो सकते हैं। सपोज पहला सॉल्यूशन क्या है मेरे पास कि बाय साइकिल, मैं साइकिल ले लूं, मैं साइकिल यूज करूं और ए से बी तक ट्रेवल करके जाऊं। फिर दूसरा सॉल्यूशन क्या है मेरे पास, बाय कार। ठीक है, तीसरा क्या है, सॉल्यूशन नंबर 3, बाय ट्रेन। ऐसे ही चौथा क्या है, सॉल्यूशन नंबर 4, बाय एरोप्लेन, एंड सो ऑन। ऐसे ही और भी मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि मुझे एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रेवल करना है, और ट्रेवल करने की ये जो मेरी प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे पास मल्टीपल मेथड्स हैं। इन सारे मल्टीपल मेथड्स में कौन सा मेथड है, अब मेरे पास एक कंस्ट्रेंट है। कंस्ट्रेंट क्या है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है ना, काफी डिस्टेंस है। सपोज मैं कहूं कि ये डिस्टेंस जो है ये 2000 किलोमीटर डिस्टेंस है, 2000 किलोमीटर है, मोर देन 1000, 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो अब इस डिस्टेंस को ट्रेवल करना है मुझे, और ट्रेवल कितना करना है, 12 आवर में। कंस्ट्रेंट क्या है, देखिए चलिए कंस्ट्रेंट लिख लेते हैं। ये जो प्रॉब्लम है इसका जो कंस्ट्रेंट है वो क्या है, 12 आवर। टाइम अवेलेबल इज 12 आवर। तो अब इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब है कि मेरे पास एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मेरे पास मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं, है ना। लेकिन प्रॉब्लम के साथ साथ हमने कुछ कंस्ट्रेंट भी प्रोवाइड किया है, कुछ लिमिटेशन भी है। वो क्या है कि इतनी बड़ी डिस्टेंस को मुझे सिर्फ 12 घंटे में कवर करना है। तो ये इन सारे सॉल्यूशंस में से कौन से सॉल्यूशन ऐसे हैं जो मुझे 12 घंटे में ए से बी तक पहुंचा सकते हैं। तो यहां से हमने देखिए ये वाला सॉल्यूशन हमारा कैंसिल आउट हो गया, ये हमें 12 घंटे में ए से बी तक नहीं पहुंचा पाएगा। ऐसे ही कार से भी हो सकता है मैं ट्रेवल करूं तो 12 आवर्स में मैं इफेक्टिवली ए से बी तक ना पहुंच पाऊं। अब ये दो सॉल्यूशंस है मेरे पास,
मतलब अगर मैं ट्रेन ले लूं या फिर मैं एरोप्लेन से जाऊं तो मैं ए से बी तक 12 आवर्स में हम वी कैन रीच टू दैट डेस्टिनेशन। तो ये जो सॉल्यूशन नंबर 3 है और सॉल्यूशन नंबर 4 है, ये वो सॉल्यूशंस हैं जो गिवन कंस्ट्रेंट के अंदर मुझे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बना के दे सकते, मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। तो वो सॉल्यूशंस जो एक पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट को फॉलो करते हुए प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आइडेंटिफाई कर देते हैं, है ना, जो कि हमें सॉल्यूशन दे देते हैं और कंस्ट्रेंट को भी फॉलो करते हैं, उन सॉल्यूशंस को फीजिबल सॉल्यूशंस कहा जाता है। तो फीजिबल सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि S3 और S4 ये दोनों आपके क्या हो गए, फीजिबल सॉल्यूशन, फीजिबल सॉल्यूशंस हो गए। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हम 12 घंटे में या तो ट्रेन लेंगे या फिर हम एरोप्लेन से जाएंगे, तो ये दोनों फीजिबल है, हमारे लिए कंस्ट्रेंट को फॉलो कर रहे हैं। अब ये पहला टर्म तो ये है फीजिबल सॉल्यूशन। अगला इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, हमारा जो मेन मोटिव है, मेन ऑब्जेक्टिव है किसी ऑप्टिमाइजेशन या किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, जो कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम है, वो ये है कि हम उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करें। ऑप्टिमल सॉल्यूशन का मतलब क्या है, या तो देखिए दो तरह की प्रॉब्लम होती है जब भी हम ग्रीडी अप्रोच की बात करते हैं, तो ग्रीडी अप्रोच हमेशा ऑप्टिमाइजेशन को सॉल्व करने के लिए यूज होती है, ये बात हमने पहले भी की है, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स के लिए हम इसे यूज करते हैं, है ना। अब ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम दो तरह की होती है, एक जिसमें कि हमें जो सॉल्यूशन है उसको मिनिमाइज करना होता है, मतलब हमें मिनिमाइज रिजल्ट चाहिए। दूसरी है जिसमें हमें मैक्सिमाइज रिजल्ट चाहिए। तो वो जिसमें मिनिमाइज रिजल्ट चाहिए उस प्रॉब्लम को हम कहते हैं मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, है ना। और वो जिसमें हमें मैक्सिमाइज रिजल्ट चाहिए उसे हम कहते हैं मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो ये जो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है ये दो तरह की होती है, एक मिनिमाइजेशन और दूसरी मैक्सिमाइजेशन। मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन दो तरह की मेरे पास प्रॉब्लम्स हैं। तो इस तरह की ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये अप्रोच हम यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो ये कंस्ट्रेंट इन दोनों सॉल्यूशंस ने फाइंड आउट किए, तो ये है मेरे फिजिबल सॉल्यूशन। अब मैं साथ साथ आपसे कहूं कि मुझे मिनिमम टाइम में पहुंचना है, ये तो मैक्सिमम टाइम दिया हुआ है कि 12 घंटे में तो मुझे पहुंचना ही पहुंचना है ना। और अब हम क्या कह रहे हैं, वी हैव टू ट्रेवल दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस इन द मिनिमम पॉसिबल टाइम। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे पूरे 12 घंटे नहीं लगाने, मुझे वो सॉल्यूशन निकालना है जो कि मुझे कम टाइम में पहुंचा दे, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, फॉर मिनिमम टाइम, फॉर मिनिमम टाइम वी चूज सॉल्यूशन 4, है ना। मिनिमम टाइम में पहुंचने के लिए हम सॉल्यूशन 4 को, मतलब हम एरोप्लेन को चूज करेंगे। तो हम 12 घंटे तक नहीं, हम कोशिश करेंगे कि हम 3-4 घंटे में ही पहुंच जाएं ए से बी तक, ठीक बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो S4 है ये है हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन हुआ ऑप्टिमल सॉल्यूशन, जो कि मिनिमाइजेशन या मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम के करस्पॉन्डिंग हमने चूज किया, है ना। फिजिबल सॉल्यूशन कौन से हुए, जो जो हमें 12 घंटे में जो पॉसिबल हैं, जो कंस्ट्रेंट को फॉलो करते हुए हमें ए से बी तक ले जाएंगे। और ऑप्टिमल सॉल्यूशन कौन सा है, जो कि ए से बी तक जाने में कम टाइम लेगा, ठीक बात है। तो ये तो हुई बेसिकल, कई बार एग्जाम में आ जाता है फिजिबल सॉल्यूशन ऑप्टिमल सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है, तो आप इस तरह एग्जाम्पल देके समझा सकते हैं। अब अगली इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो ग्रीडी अप्रोच है, यहां पर ये ग्रीडी अप्रोच कहां अप्लाई हुई। देखिए बेटा, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की मल्टीपल सॉल्यूशंस अवेलेबल थे, लेकिन आप जब जो कंस्ट्रेंट था, जो रिक्वायरमेंट थी, उसके हिसाब से आपने एक मेथड चूज कर लिया, आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक मेथड चूज किया, और उस मेथड को या उस एल्गोरिथम को या उस नंबर ऑफ स्टेप्स को फॉलो करते हुए जिस सॉल्यूशन पे आप पहुंचे, आपके हिसाब से वो बेस्ट सॉल्यूशन है। तो इसलिए इस अप्रोच को ग्रीडी मेथड कहते हैं। मतलब जितने भी आपके पास अवेलेबल चॉइसेस थी, उन अवेलेबल चॉइसेस में से आपने बेस्ट चॉइस उस टाइम आइडेंटिफाई कर ली। दैट बेस्ट चॉइस कैन नॉट बी द ओवरऑल बेस्ट चॉइस, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मैं आपसे कहूं कि मुझे कोई मोटर बाइक चूज करनी है, या कोई एसी खरीदना है, कोई कार नहीं खरीदनी है, तो उस कार को खरीदने, ये प्रॉब्लम है टू परचेज द कार। अब अगर मुझे कार परचेज करनी है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, किस तरह से मैं कैसे इवेलुएट करूं कि मुझे कौन सी कार लेनी है। मैं चाहती हूं कि मैं अपने लिए बेस्ट कार परचेज करूं, तो क्या करेंगे हम,
दो तीन तरीके हैं क्या, कि हम पहले मार्केट में अवेलेबल जितनी भी ब्रांड्स की कार्स हैं, उनके जितने भी मॉडल्स हैं, उन सबको मैं एक्सप्लोर करूं, है ना, और पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में ये और मैं क्या कर सकती हूँ, और उसको नैरो डाउन करूं कि मैं अपने सिटी में जहां पर मैं हूं, मैं रिजाइड कर रही हूँ, अपने सिटी में अवेलेबल कार्स जो हैं उनकी मैं लिस्ट लूं, उनको सबको कंपेयर करूं, सारी ब्रांड्स मंगाऊं, उसके बाद उनके सबके फीचर्स को फाइंड आउट करूं। तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग टाइम प्रोसेस है ना, इसमें मेरा बहुत टाइम लगेगा। और दूसरी में क्या कह सकते हैं कि भाई हमें कुछ वेल नोन कार्स हैं जो बेस्ट है, हमें पता है, और हमें पता है कि मुझे 15 लाख या 20 लाख तक के अंदर अंदर की कोई कार खरीदनी है। तो हमने क्या किया कि पहले से ही हमने फिल्टर आउट कर दिया, हम सारी कार्स को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, हम फिल्टरिंग कर देंगे कि भाई 15 से 20 लाख के बीच की जितनी भी कार्स हैं, हम सब उन्हीं में अपना जो चीजें हैं, उन्हीं के जो फीचर्स हैं, उन्हीं को एक्सप्लोर करेंगे, है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि मैंने सारे सॉल्यूशंस को पहले एनालाइज करने की बजाय जो अवेलेबल ऑप्शंस थे, पूरी दुनिया में कितनी कार्स है उनसे मुझे मतलब नहीं है, मेरे सिटी में कितनी कार्स अवेलेबल हैं, पहली चीज है कि 20 लाख के अंदर अंदर मुझे गाड़ी मिल जाए, दूसरा क्या है कि उसकी सर्विसिंग ऐसी हो कि मेरे सिटी में उसकी प्रॉपर सर्विसिंग हो जाए, है ना, जो मेरी बेसिक फीचर्स की रिक्वायरमेंट है वो फीचर्स मुझे कार में मिल जाए। तो कहने का मतलब क्या है कि मैंने बेस्ट कार उसे कहा जो मेरी रिक्वायरमेंट या मेरे कंस्ट्रेंट को फॉलो करती है। तो मेरे हिसाब से जो कार मैं चूज करूंगी, मेरे हिसाब से वो बेस्ट कार है। दैट कार मे नॉट बी द बेस्ट कार ओवरऑल, है ना, जरूरी नहीं है कि सारी कार्स में वही बेस्ट कार हो, लेकिन द वे द मेथड आई हैव टेकन टू चूज दैट पर्टिकुलर कार इज द बेस्ट फन फॉर मी। तो सच अप्रोच इज ग्रीडी अप्रोच, जिसमें कि आपको सारे पॉसिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। जितने जहां आप एक पॉइंट पर खड़े हैं, आप स्टेज बाय स्टेज अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एक टाइम पर आपने ये कंस्ट्रेंट लगाया कि इतने तक की कार होनी चाहिए, फिर उसमें ये फीचर होना चाहिए, फिर आपने देखा कि उसमें सर्विसिंग ठीक हो जाए। तो आपने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हर स्टेज पर एक नई रिक्वायरमेंट लेके, एक एक स्टेप लेके आप एक पर्टिकुलर कार तक कंक्लूड कर गए, एंड दैट पर्टिकुलर कार इज द बेस्ट कार फॉर। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ग्रीडी अप्रोच टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ठीक बात है। तो अब इसे हम बेसिकली ग्रीडी अप्रोच कहते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि हमने एक रास्ता, एक तरीका बनाया सॉल्यूशन तक जाने का, और उस मेथड के थ्रू हम अपने सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। दैट विल बी द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर अस, फॉर द बेस्ट, द ऑप्टिमल सॉल्यूशन फॉर अस। लेकिन अगर हम ग्लोबली देखें, ओवरऑल देखें, तो दैट मे नॉट बी द बेस्ट सॉल्यूशन। ठीक है। तो ग्रीडी मेथड क्या है, जो कि अपने एक कंस्ट्रेंट्स के अंदर, अपने एक तरीके में, अपने कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स को फॉलो करते हुए ऑप्टिमल सॉल्यूशन तक हमें लेके जाता है, और लोकली बेस्ट चॉइस को वो लेता है, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर आगे बढ़ जाता है। ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसी चीज को एक बार देख लेते हैं, क्या है ग्रीडी मेथड। इट इज यूज फॉर सॉल्विंग द ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स, ये बात हम पढ़ चुके पहले। फिर इट सेलेक्ट्स द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल एट द मोमेंट, जो हमारे पास इस टाइम बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है उसको सेलेक्ट करता है, विदाउट वरीइंग दैट इट विल ब्रिंग द ओवरऑल ऑप्टिमल रिजल्ट। इसकी चिंता नहीं करते कि फाइनली सॉल्यूशन बढ़िया होगा या नहीं, बस हम क्या करते हैं, जो फिलहाल हमारे पास अवेलेबल है उसके बेस्ट सॉल्यूशन को हम चूज कर लेते हैं। फिर नेवर रिवर्सेस द अर्लियर डिसीजन इवन इफ द चॉइस इज रॉन्ग। जो हमने सॉल्यूशन एक बार चूज कर लिया उसको हम रिवर्स नहीं करेंगे, उसी के साथ हम आगे प्रोसीड कर जाएंगे, है ना। मतलब ये टॉप डाउन मैनर में काम करता है, ये दोबारा से एनालाइज नहीं करता अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को। एग्जाम्पल हमने पहले भी लिए थे, फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम और प्रिम्स-एंड-क्रुस्कल्स एल्गोरिथम, जो कि एमएसटी फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं। तो ग्रीडी अप्रोच, इसकी हमने अभी बात की। ग्रीडी अप्रोच को एक्सप्लेन करने के लिए एक सूडो कोड है, जो मैंने पहले भी आपको बताया था, क्या कि हमारे पास कुछ सेट ऑफ इनपुट्स हैं। जैसे मैंने ये ए कहा, ए क्या है, ए इज अ सेट ऑफ इनपुट्स। सपोज एक सेट ऑफ इनपुट्स है जिसमें A1, A2, A3 अप टू AN, हमारे पास बहुत सारे इनपुट हैं। हम क्या करेंगे, एक एक करके एक एक इनपुट को यहां से सेलेक्ट करेंगे। अगर वो ऑप्शन हमारे लिए फीजिबल होगा, मतलब वो कंस्ट्रेंट्स को फॉलो कर रहा होगा, तो हम उसे सॉल्यूशन सेट में डालेंगे, वरना हम उसे सॉल्यूशन सेट में नहीं डालेंगे। तो क्या करेंगे, देखिए ये सॉल्यूशन है, फाइनलाइज सॉल्यूशन, जिसमें कि फाइनल सारे इनपुट्स आएंगे। सारे इनपुट्स को एक एक करके हम एनालाइज करेंगे। सेलेक्ट ए, एक करके ए पहले ऑप्शन को हमने सेलेक्ट किया, फिर चेक किया क्या ये फीजिबल है। अगर ये जो हमने सेलेक्ट किया इनपुट, अगर ये एक फीजिबल सॉल्यूशन है, तो इसको फीजिबल सॉल्यूशन की लिस्ट में डाल देंगे, नहीं तो डाल देंगे मतलब ये देखिए, सॉल्यूशन को क्या करेंगे, सॉल्यूशन सेट अभी फिलहाल एम्प्टी होगा, फिर ये फीजिबल सॉल्यूशन की लिस्ट में चला जाएगा, और फिर
एक एक करके सारे ऑप्शंस को अवेलेबल करेंगे और फाइनली हम जो फाइनल सॉल्यूशन सेट है उसको रिटर्न कर देंगे। तो ग्रीडी अप्रोच बेसिकली ये कहती है कि जरूरी नहीं है कि आप जो मेथड चूज कर रहे हैं वो बेस्ट हो, लेकिन आपके हिसाब से, आप अपने सिनेरियो, अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से जो मेथड सेलेक्ट करते हैं दैट विल बी द बेस्ट मेथड फॉर यू, और पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप उसी मेथड को फॉलो करेंगे और फाइनली आप जिस रिजल्ट पे जाएंगे दैट रिजल्ट विल गिव द बेस्ट रिजल्ट फॉर यू। ओके, तो चलिए, ये इसका सूडो कोड है, ये लिखा है मैंने इसी वजह से दोबारा से मैंने ये स्लाइड यहाँ इंक्लूड की है क्योंकि ग्रीडी मेथड के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, थ्योरी में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर देखिए और क्या लिखा है, देखिए द फंक्शन सेलेक्ट, ये जो सेलेक्ट फंक्शन है ये क्या करता है, सेलेक्ट करता है इनपुट को ए से, ये जो ए का सेट है इसमें से इनपुट को सेलेक्ट करता है, इसको स्मॉल ए से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये मान लीजिए फीजिबल इज अ बूलियन वैल्यूड फंक्शन। फीजिबल का मतलब क्या है कि या तो ये ट्रू देगा या फिर फॉल्स देगा, है ना। ट्रू का मतलब फीजिबल, फॉल्स का मतलब नॉट फीजिबल। तो विच डिटरमाइंस इफ एक्स कैन बी इंक्लूडेड इनटू द सॉल्यूशन वेक्टर और, ठीक है, तो दिस इज योर ग्रीडी अप्रोच टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं कि फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम क्या होती है। देखिए बेटा, सबसे पहले इसको समझने के लिए इस पिक्चर को देखिए। नैपसैक प्रॉब्लम क्या है बेसिकली, कि आपके पास कुछ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं और एक एम्प्टी बैग है। मैंने क्या कहा, अभी सिर्फ इसको देखिए, नैपसैक का मतलब एक बैग, ठीक है, आपके पास एक खाली बैग है जिसमें मैक्सिमम 15 केजी की कोई भी चीज आ सकती है। आपको बैग का वेट पहले से पता है कि ये बैग है और इसमें मैक्सिमम वेट जो हो सकता है इसका वो हो सकता है 15 केजी। अब मान लीजिए मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना है, मान लीजिए मैंने अपना घर शिफ्ट करना है ना, और मैं चाहती हूँ कि कम से कम टाइम में ये मुझे कुछ सामान शिफ्ट करना है अपने एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, और मैं ये चाहती हूँ कि एक बार में इस बैग में मैक्सिमम प्रॉफिट की चीजें मैं ले जाऊं। मैक्सिमम प्रॉफिट मतलब वो चीजें जो ज्यादा वैल्यूएबल हो। मुझे क्या करना है, इस बैग के अंदर कंस्ट्रेंट क्या है मेरा कि 15 किलो सामान एक बार में मैक्सिमम इसके अंदर आ सकता है, और मुझे ये कुछ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है मेरे पास, इनमें से हर ऑब्जेक्ट को अगर मैं इसके अंदर डालूं तो हो सकता है टोटल वेट जो हो जाए वो 15 केजी से ऊपर हो जाए। तो सारे ऑब्जेक्ट मुझे लेके जाने हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है पॉसिबल ना हो क्योंकि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो सिर्फ 15 केजी के हिसाब से है ना। तो मुझे क्या करना है, मुझे इस तरह से इस बैग को इन ऑब्जेक्ट्स के साथ फिल करना है कि जो प्रॉफिट हो वो मैक्सिमम आए और जो वेट हो टोटल वो 15 केजी को एक्सीड ना करे। तो इस प्रॉब्लम को कहते हैं नैपसैक प्रॉब्लम। सबसे पहली बात क्या हुई कि ये नैपसैक प्रॉब्लम है, ठीक है। अब इस नैपसैक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की दो प्रॉब्लम्स होती, दो सॉल्यूशंस होते हैं। एक होता है यूजिंग ग्रीडी मेथड और दूसरा होता है यूजिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो अभी फिलहाल हम ग्रीडी मेथड वाली अप्रोच यूज कर रहे हैं और उस अप्रोच को हम कह रहे हैं फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम। अब ये फ्रैक्शनल का मतलब क्या है, फ्रैक्शनल का मतलब ये हुआ, अभी हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे वहां पर देखेंगे इस बात का क्या मतलब है। पहले ओवरव्यू समझ लेते हैं कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को निकाल के इस बैग के अंदर लेंगे, डालेंगे, तो ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि मैं पूरा ही ऑब्जेक्ट डालूं, हो सकता है कि मैं उस ऑब्जेक्ट का कुछ फ्रैक्शन डाल लूं। जैसे अगर मेरे पास यहाँ पर 12 केजी अवेलेबल है तो 12 केजी में से मैं पूरा ना डाल के इसका सिर्फ 8 केजी डाल लूं, मतलब 8 आउट ऑफ 12 में इसके अंदर डाल लूं, पूरा ऑब्जेक्ट ना डालूं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कैसे वाले ऑब्जेक्ट्स हैं, ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ये डिविजिबल ऑब्जेक्ट्स हैं। ऑल दीज टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर डिविजिबल ऑब्जेक्ट्स। डिविजिबल ऑब्जेक्ट्स मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो डिवाइड हो सकते हैं। डिवाइड हो सकते हैं मतलब कि जरूरी नहीं है कि मुझे पूरा ही ऑब्जेक्ट डालना हो सकता है कि कुछ पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी हम इसके अंदर डाल पाए, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 ऑब्जेक्ट्स हैं। सपोज दिस इज ऑब्जेक्ट 1, दिस इज ऑब्जेक्ट 2, दिस इज ऑब्जेक्ट 3, दिस इज ऑब्जेक्ट 4 एंड दिस इज ऑब्जेक्ट 5। तो प्रॉब्लम मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। क्या है प्रॉब्लम, ये है कि इन ऑब्जेक्ट्स को कुछ इस तरह से मुझे इस स्नैपसैक के अंदर डालना है कि 15 किलो से ज्यादा इसका वेट ना हो, और हर ऑब्जेक्ट की कॉस्ट प्रॉफिट अलग अलग है। भाई हो सकता है किसी में गोल्ड हो सकता है किसी में बहुत चीप चीज हो जो जरूरी ना हो, जिसका वेट ज्यादा है लेकिन उसकी वैल्यू कम है। तो मुझे क्या करना है
कि मैक्सिमम वैल्यू जनरेट करनी है, मुझे वो चीजें डालनी है जिसमें इस पर्टिकुलर बैग में 15 केजी के अंदर अंदर मैक्सिमम प्रॉफिट मुझे मिल पाए। तो ये मेरी प्रॉब्लम है, नैपसैक प्रॉब्लम। और क्योंकि मैं ये मान के चल रही हूं कि ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ये डिविजिबल ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब रिक्वायरमेंट पड़ने पर इन ऑब्जेक्ट्स को आधा या 1/3 या 1/4 किसी भी एक फ्रैक्शन में हम इस बैग में डाल सकते हैं। डिविजिबल ऑब्जेक्ट्स को हम मान के चल रहे हैं, इसलिए इस जो प्रॉब्लम है उसका नाम है फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम। ठीक है, अब देखिए प्रॉब्लम की डेफिनेशन समझ लेते हैं क्या है ये। देखिए, देयर आर गिवन सम ऑब्जेक्ट्स एंड अ नैपसैक। नैपसैक मतलब बैग। ऑब्जेक्ट आई हैज अ वेट WI एंड नैपसैक हैज अ कैपेसिटी M, मतलब टोटल वेट जो है नैपसैक का उसे कह रहे हैं M, जो कि यहाँ पर 15 kg दिया हुआ है। और हर एक ऑब्जेक्ट का वेट है I। अगर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट I है, मतलब मान लीजिए 4 हैं, तो I की वैल्यू कितनी होगी 4। तो एक पर्टिकुलर I 1 2 3 4 ये पॉसिबल वैल्यूज I की हो सकती हैं, और हर एक का वेट आपको गिवन होगा। इफ अ फ्रैक्शन xi 0 to 1, xi का मतलब या तो 0 का मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट आपने शामिल किया ही नहीं, बिल्कुल ही ऑब्जेक्ट इंक्लूड नहीं किया, और 1 का मतलब है पूरा ऑब्जेक्ट इंक्लूड कर दिया, है ना। अगर हम फ्रैक्शन की बात करें, 0 का मतलब क्या है कि आपने वो ऑब्जेक्ट इंक्लूड ही नहीं किया, और 1 का मतलब है कि आपने वो ऑब्जेक्ट पूरा इंक्लूड कर दिया। अगर मैं कहूं कि xi की वैल्यू जो है, देखिए xi की वैल्यू है 0, तो इसका मतलब नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, xi की वैल्यू है 1, तो दैट मीन्स टोटली इंक्लूडेड या टोटली इंक्लूडेड एज अ होल, है ना। और अगर ये xi की वैल्यू जो है ये 0 से 1 के बीच में है, तो इसका मतलब हुआ कि कुछ फ्रैक्शन आपने उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का इंक्लूड किया है, पूरा ऑब्जेक्ट आपने इंक्लूड नहीं किया, कुछ पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट हैज बीन इंक्लूडेड। ठीक है, अब आओ ये क्या मान के चल रहे हैं कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट का, कोई आई ऑब्जेक्ट है उसका एक्सआई फ्रैक्शन को इस स्नैपसैक के अंदर प्लेस करते हैं, तो हम ये मानते हैं कि PI XI इज द प्रॉफिट विच इज अर्नड। मतलब एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का मान लीजिए कि $4 इसका जो प्रॉफिट है वो $4 है। अगर मैं इसको पूरा का पूरा इंक्लूड कर लूं तो मुझे पूरा कितना प्रॉफिट मिल जाएगा, $4 का प्रॉफिट मिलेगा। अगर मैं इसको आधा इंक्लूड करूं तो मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा, $2 का मिलेगा, है ना। आधा ऑब्जेक्ट मैंने इंक्लूड किया तो $2 का प्रॉफिट मुझे मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर PI उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का प्रॉफिट है तो उसके फ्रैक्शन से हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना प्रॉफिट हमें मिलेगा, है ना। इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, वहां पर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए, तो ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव इज टू फिल द नैपसैक इन अ वे दैट इट मैक्सिमाइजेस द टोटल प्रॉफिट अर्नड। हमें इस तरह से नैपसैक को फिल करना है कि टोटल जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हमें मिले। ठीक है, अब अब देखिए, सिंस द नैपसैक कैपेसिटी इज M मतलब गिवन कैपेसिटी, यहां पर 15 दे रखी है, 20 10 जो भी क्वेश्चन में आपको दी होगी उसके हिसाब से दी होगी। वी रिक्वायर द टोटल वेट ऑफ ऑल द चोजन ऑब्जेक्ट्स टू बी एट मोस्ट M, मतलब M से ज्यादा टोटल वेट नहीं होना चाहिए, और फिर हम फाइंड आउट करेंगे कि कितना प्रॉफिट हमें मिल पाता है। ठीक है, तो अब एक एग्जाम्पल से एक एक करके हम इसको समझते हैं। तो ओवरऑल बात क्या हुई, ऑब्जेक्टिव क्या है प्रॉब्लम का, प्रॉब्लम की डेफिनेशन में हम क्या कहेंगे, ये कि ऑब्जेक्टिव जो है वो ये कहता है, दिस इज द ऑब्जेक्टिव, दिस इज द प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव। क्या कि हमें क्या मैक्सिमाइज करना है, अगर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमारे पास n है, n आर द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, n है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक बात है, और xi है फ्रैक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, xi इज फ्रैक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब आपने कितना ऑब्जेक्ट लिया। और PI क्या है, PI इज प्रॉफिट अर्नड बाय इंक्लूडिंग दैट ऑब्जेक्ट।
ठीक बात है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। तो हम क्या कह रहे हैं, हमें जो टोटल प्रॉफिट है उसे मैक्सिमाइज करना है, सारे ऑब्जेक्ट्स का टोटल प्रॉफिट, और आपने कितना ऑब्जेक्ट इंक्लूड किया, इनको मल्टीप्लाई करके सब सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए इस चीज को हमें ऐड कर देना है। और जब ये निकालेंगे हम, तो ये जो वैल्यू आएगी, दिस वैल्यू हैज टू बी मैक्सिमाइज्ड, है ना। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अब इस ऑब्जेक्टिव के लिए कंस्ट्रेंट क्या है हमारे पास, ये देखिए, ये है हमारा कंस्ट्रेंट, जो कि हमें ग्रीडी मेथड के लिए हमेशा रिक्वायर्ड होता है। कंस्ट्रेंट दिया है और ऑब्जेक्टिव दिया है। मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है क्योंकि हमें इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है ना। दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड दिस इज द कंस्ट्रेंट। क्या कि जो टोटल वेट है, डब्ल्यू आई क्या है, किसी पर्टिकुलर ith ऑब्जेक्ट का वेट, और एक्स आई क्या है कि आपने कितना ऑब्जेक्ट इंक्लूड किया। तो टोटल वेट कैसे आएगा, सारे के सारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सबके लिए डब्ल्यू आई एक्स आई की जो टोटल वैल्यू होगी, ऐड करेंगे उसको, दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू n। तो दिस इज आवर कंस्ट्रेंट। अब ये दिया हुआ है कि ये जो xi की वैल्यू है ये 0 से 1 तक के बीच में है, और i की वैल्यू जो है वो 1 से n तक के बीच में है, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स 1 से लेके n तक के बीच में हो सकते हैं, है ना। अब देखिए बेटा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। सपोज मेरे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स गिवन है, 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 7 ऑब्जेक्ट्स मेरे पास हैं। हर ऑब्जेक्ट से रिलेटेड प्रॉफिट नीचे लिखा हुआ है। ऑब्जेक्ट 1 कितना प्रॉफिट दे रहा है, 5। ये किसी भी यूनिट में हो सकता है, मैंने सिर्फ नंबर्स निकाल के यहाँ पर लिखे हैं, है ना। किसी भी यूनिट में आप इसको लिख सकते हैं। फिर ऑब्जेक्ट 2 जो है उसका प्रॉफिट है 10, ऑब्जेक्ट 3 का प्रॉफिट है 15, 4 का है 7, 5 का है 8, ऑब्जेक्ट 6 का है 9 और ऑब्जेक्ट 7 का प्रॉफिट है 4। अब जो वेट है, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो है 1, इसका जो वेट है वो है 3। अब इस वेट का मतलब क्या है कि इस पूरे 1, मान ली केजी में मैं इसे कहूं कि इस 1 केजी वेट का टोटल प्रॉफिट है 5, इस 3 केजी वेट के करस्पॉन्डिंग टोटल प्रॉफिट है 10, ऐसे ही इस 5 केजी वेट के करस्पॉन्डिंग टोटल प्रॉफिट है 15 एंड सो ऑन। तो ये वेट दिए हुए हैं ऑब्जेक्ट्स के, और ये उनके करस्पॉन्डिंग प्रॉफिट्स हैं, और ये ऊपर जो है वो ऑब्जेक्ट नंबर्स हैं, जिससे कि हमें पता चले कि हमने कौन सा ऑब्जेक्ट इंक्लूड किया है और कौन सा इंक्लूड नहीं किया। ठीक बात है, पहली चीज। अगली चीज क्या लिखी हुई है, देखिए, वेट क्या है, वेट ऑफ द नैपसैक इज 15 केजी। टोटल जो कैपेसिटी है नैपसैक की वो कितनी है, 15 केजी, और नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं हमारे पास, 7 आइटम्स हैं हमारे पास। हमें क्या करना है, एक एक करके उन आइटम्स को हमें नैपसैक के अंदर फिल करना है और कोशिश करनी है कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। तो अब हम पहले ये देखेंगे कि क्या मेथड हम यूज करें कि हमें मैक्सिमाइज्ड प्रॉफिट मिल जाए। चलिए एक एक करके हम एनालाइज कर रहे हैं, और एनालाइज करने के बाद फिर हम उस सॉल्यूशन पे पहुंचेंगे जहां पर हम कहेंगे कि ये है फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम, और ये इसका ग्रीडी मेथड है चूज करने का। देखिए करिए क्या करें। सबसे पहली अप्रोच क्या है, फर्स्ट अप्रोच क्या है कि आपने मैक्सिमम प्रॉफिट के हिसाब से आपने सारे ऑब्जेक्ट्स को देखा, और जिसका मैक्सिमम प्रॉफिट था उसे पहले इंक्लूड कर लिया। क्या किया आपने, सेलेक्ट द आइटम्स बेस्ड ऑन द मैक्सिमम प्रॉफिट, जिसका प्रॉफिट सबसे ज्यादा है उस आइटम को आपने इंक्लूड किया। ठीक है, अब इसे पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, एक सॉल्यूशन वेक्टर बनाएंगे एक्स। इसके अंदर क्या होगा, देखिए, x1 x2 x3 x4 x5 x6 और x7, है ना। ये एक सॉल्यूशन वेक्टर है जिसके अंदर हम कुछ वैल्यूज लिखेंगे। क्या वैल्यूज होंगी वो, कि ये कौन सा है, पहला ऑब्जेक्ट, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, हर ऑब्जेक्ट का फ्रैक्शन हम इसमें लिखेंगे कि हम वो ऑब्जेक्ट कितना इंक्लूड कर रहे हैं। ये काम हमें करना है। चलिए अब देख लेते हैं। तो हमने क्या कहा कि पहली टेक्निक हम क्या यूज कर रहे हैं कि मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। तो इन सारे ऑब्जेक्ट्स में से जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट जिसका प्रॉफिट सबसे ज्यादा है उसे हम सबसे पहले इंक्लूड कर लेते हैं। ये पहली अप्रोच है। हम ये देख रहे हैं कि कौन सी अप्रोच हमें बेस्ट सॉल्यूशन देगी, और फिर उस मेथड को हम जनरलाइज कर देंगे। ठीक है, तो हम बेसिकली फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम पर आने के लिए कुछ एनालिसिस अभी कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, कौन सा वाला है, 15, प्रॉफिट सबसे बड़ा किसका है, 15। कौन सा ऑब्जेक्ट है, थर्ड, ऑब्जेक्ट नंबर 3। देखिए देखिए, थर्ड ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का नंबर मैंने यहां लिखा, थर्ड ऑब्जेक्ट है, और उस पूरे ऑब्जेक्ट का वेट कितना है, 5। देखिए मैक्सिमम प्रॉफिट कितना दे रहा है वो, 15 दे रहा है। ऑब्जेक्ट का वेट कितना है, 5। मेरे पास अवेलेबल वेट कितना है, 15। तो क्या 5
आ सकता है नैपसैक में, बिल्कुल आ सकता है। तो इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट था इसको मैंने पूरा का पूरा इंक्लूड कर लिया। फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, कौन सा है ये, x3 है ना, x3 जो ऑब्जेक्ट है उसको मैंने पूरा इंक्लूड किया। पूरा इंक्लूड किया तो इसका मतलब क्या हुआ, 1। अगर इंक्लूड ना करते तो मतलब होता 0, है ना। या फिर कोई फ्रैक्शन इंक्लूड करते तो वो फ्रैक्शन यहाँ पे लिखते, ठीक है। और सॉल्यूशन सेट में मैंने क्या लिख दिया, x3 की जगह मैंने पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट नंबर 3 जो है वो अपने नैपसैक में डाल दिया। ठीक बात है। अब मुझे प्रॉफिट कितना मिला बताइए। अब प्रॉफिट को मैं अगर यहीं पे साथ के साथ कैलकुलेट कर लूं, PI इंटू XI, तो यहीं पर हम इनको सम करते चले जाएंगे। प्रॉफिट बताइए कितना है, 15। ऑब्जेक्ट नंबर 3 को पूरा का पूरा इंक्लूड करने के बाद जो प्रॉफिट मिला वो मिला 15, और क्योंकि पूरा ऑब्जेक्ट इंक्लूड किया तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी 15, है ना। PI और XI की वैल्यू हो गई 15। ठीक बात है। अब वेट कितना था इसका, 5 kg वेट था। टोटल वेट मेरे पास अवेलेबल कितना है, 15। अब कितना बचा, 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 10। मतलब पहला, मतलब ये ऑब्जेक्ट नंबर 3 को मैंने चूज किया मैक्सिमम प्रॉफिट के हिसाब से, तो इसको जब मैंने बैग में इंक्लूड किया, पूरा ऑब्जेक्ट मैंने डाल दिया, इतना मुझे प्रॉफिट मिला, और उसके बाद 5 इसका वेट था, तो रिमेनिंग वेट मेरे पास बचा 10। अब हम देखेंगे क्या हम नेक्स्ट मैक्सिमम प्रॉफिट वाला ऑब्जेक्ट नैपसैक में डाल सकते हैं। नेक्स्ट मैक्सिमम प्रॉफिट देखो कौन सा है, 15 को हम चूज कर चुके, 15 को हमने टिक कर लिया। अब नेक्स्ट मैक्सिमम कौन सा है, 10। देखिए मैक्सिमम प्रॉफिट वाली रेंज देखिए, 15 हो चुका, नेक्स्ट कौन सा है, 10 है। ठीक बात है। तो यहां से 15 को कट कर देते हैं ताकि ये चीज हमें क्लियरली पता चल जाए। अब 10 को हमने चूज किया, कौन सा ऑब्जेक्ट है ये, ऑब्जेक्ट नंबर 2। ऑब्जेक्ट नंबर 2, 10 का वेट कितना है, 3। क्या हमारे पास अवेलेबल वेट है 10 kg अवेलेबल है, तो हमने इसका मतलब ऑब्जेक्ट नंबर 2 को पूरा का पूरा इंक्लूड कर लिया। कितना वेट था उसका, 2 kg, देख 3 kg वेट कितना था, 3 kg, है ना। 3 kg वेट था, उसे हमने पूरा इंक्लूड किया। प्रॉफिट कितना मिला हमें, 10। XI की वैल्यू कितनी है, 1, तो कितना आया, 10। तो मतलब इसे पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट नंबर 2 को पूरा इंक्लूड करने पर हमें इतना प्रॉफिट मिला, इतना वेट इसका था, और अब रिमेनिंग वेट कितना बच गया, 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। मतलब अब 7 kg मान लीजिए कि 7 kg का वेट अभी मेरे पास अवेलेबल है नैपसैक में। अब हम नेक्स्ट वाले जो एलिमेंट है उसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो देखिए ये भी मैंने यूज कर लिया, है ना। अब नेक्स्ट हाईएस्ट प्रॉफिट कौन सा आ रहा है, 9, दिस वन। देखिए 10 मैंने डाल लिया, 15 डाल दिया मैंने, अब मैं डालूंगी 9। तो ऑब्जेक्ट नंबर कौन सा है, 6। ऑब्जेक्ट नंबर 6 को अब मैंने इंक्लूड किया। अब इसको कितना, ऑब्जेक्ट नंबर 6 में x6 की वैल्यू कितना वेट है इसका, 3। मेरे पास अवेलेबल वेट कितना है, 7। तो ये पूरा का पूरा आ सकता है, तो इसका मतलब ये पूरा ऑब्जेक्ट मैंने नैपसैक के अंदर डाल देना है ना। और ये मुझे कितना प्रॉफिट देगा, कितना प्रॉफिट इसने मुझे देना है, 9 का। तो 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9। इसने मुझे टोटल 9 प्रॉफिट दिया, है ना। अब 3 इसका वेट था, और रिमेनिंग वेट कितना हो गया, 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब अभी भी नैपसैक में 4 kg का वेट हम ले सकते हैं। तो इस वाले ऑब्जेक्ट को भी हमने कंसिडर कर लिया। ठीक बात है। अब 9 के बाद कौन सा चूज करें, ये वाला ऑब्जेक्ट नंबर 5। चलिए ऑब्जेक्ट नंबर 5 को डाल देते हैं। ऑब्जेक्ट नंबर 5 अगर हम यूज करते हैं तो इसका प्रॉफिट हमें कितना मिलता है, 8, है ना। चलिए, और इसका वेट कितना है, 1। ऑब्जेक्ट नंबर 5 का वेट कितना है, 1। अवेलेबल कितना है, 4। मतलब पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट नैपसैक के अंदर आ सकता है। तो इसकी जो हमने फ्रैक्शन लिया, इसको भी हमने पूरा का पूरा नैपसैक के अंदर ले लिया, और इसका जो प्रॉफिट आया वो 8 इंटू 1 इज इक्वल टू 8। इसका जो वेट था वो था 1, तो हमारे पास रिमेनिंग वेट कितना बचा, 3। ये वाला ऑब्जेक्ट भी हमने कंसिडर कर लिया। ठीक है। अब नेक्स्ट हाईएस्ट को देखो, ये है। अब देखिए नेक्स्ट हाईएस्ट है फोर्थ ऑब्जेक्ट। फोर्थ ऑब्जेक्ट को हमने इंक्लूड किया। जब ऑब्जेक्ट नंबर 4 को डालेंगे तो देखिए इसका वेट कितना है। ऑब्जेक्ट नंबर 4 का वेट है 4। हमारे पास अवेलेबल वेट कितना है, 3, है ना। क्या ये पूरा ऑब्जेक्ट इसके अंदर आ सकता है नैपसैक के अंदर, नहीं आ सकता। नैपसैक के अंदर सिर्फ 3 kg का स्पेस बचा हुआ है, जबकि इसका जो पूरे ऑब्जेक्ट है उसका वेट कितना है, 4। तो इसका मतलब कितने में से कितना, 4 में से सिर्फ 3 हम निकालेंगे। पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट का
4 kg वेट है, 4 kg में से 3 kg हम लेंगे, तो कितना फ्रैक्शन हो गया इसका, x4 का 3/4, आउट ऑफ 4 वी आर टेकिंग ओनली 3 kgs, है ना। तो हमने इसका कितना फ्रैक्शन इंक्लूड किया, 3/4 हमने इंक्लूड किया सर, ये चीज ध्यान देनी है। क्यों, क्योंकि हम फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम कर रहे हैं और ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये डिविजिबल ऑब्जेक्ट्स हम मान के चलते हैं, ठीक बात है। तो प्रॉफिट कितना हुआ भाई, इसका प्रॉफिट कितना आ रहा था, 7, है ना, 7 मल्टीप्लाइड बाय 3/4, ठीक बात है। अब इसकी जो वैल्यू आई वो क्या आई आपकी, 21 डिवाइडेड बाय 4, दिस इज 21 डिवाइडेड बाय 4, तो दिस इज 5.25, देखिए 5.25, है ना। तो इतना प्रॉफिट हमने इससे अर्न किया। फिर से देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट नंबर 4 है इसका जो वेट था वो 4 kg था, हमारे पास अवेलेबल 3 kg है, तो ऑब्जेक्ट नंबर 4 को हमने 3/4 अवेलेबल लिया, यूज किया। क्यों, क्योंकि 4 kg अवेलेबल में से हमने सिर्फ 3 kg यूज किया। तो अब ये इसका फ्रैक्शन हो गया। जब हम PIXI कैलकुलेट करते हैं तो टोटल प्रॉफिट अर्न क्या है, 4, मतलब 4 kg के करस्पॉन्डिंग जो प्रॉफिट था वो 7 था, तो 3/4 के करस्पॉन्डिंग प्रॉफिट कितना मिलेगा हमें, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 5.25, मतलब पूरा का पूरा 7 थोड़ी ना मिलेगा, अब कितना मिलेगा भाई, आपने 4 kg में से 3 kg लिया तो उसके करस्पॉन्डिंग इतना प्रॉफिट आपको मिल जाएगा, है ना। और अब आपने वेट कितना लिया, 3 kg ही वेट लिया आपने, है ना, 4 में से 3 kg ही वेट लिया और बचा कितना, 3 था अवेलेबल, 3 आपने ले लिया, रिमेनिंग इज 0, मतलब आपका जो नैपसैक है वो अब आपका फुल हो गया, अब नैपसैक में आपके कोई स्पेस नहीं बची। तो अब आप सबसे पहले ये देखिए कि ये जो है PIXI इसकी वैल्यू क्या आई, चलिए देख लेते हैं। तो समीशन ऑफ PIXI क्या जनरेट हुआ, देख लें, 15 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 5.25, दिस इज 5.25, है ना, यही आया। 15 10 9 8 प्लस 5.25 कितना हुआ, 25, 25 प्लस 9 34, 34 प्लस 8 42, 42 प्लस 5 47.25, दिस इज 47.25, इसको हाईलाइट कर लेते हैं, ये हमारा रिजल्ट आया, ठीक बात है। और जो हमने टोटल वेट यूज सॉरी टोटल वेट हमने कितना यूज किया, देखिए 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 3 11 12 और 5 3 15, टोटल वेट 15 kg ही रहा। और जो प्रॉफिट हमने अर्न किया वो क्या है, समेशन ऑफ PIXI, वो कितना आया हमारा 47.25। तो ये हमने पहली अप्रोच यूज की। अब इसके ये सॉल्यूशन वेक्टर लिख लेते हैं। क्या हमने जो ऑब्जेक्ट नंबर 1 है उसको इंक्लूड किया, नहीं किया, है ना। और ऑब्जेक्ट नंबर 2 को इंक्लूड किया, किया, पूरा किया। ऑब्जेक्ट नंबर 3 को इंक्लूड किया, उसको भी पूरा किया। ऑब्जेक्ट नंबर 4 को इंक्लूड किया, लेकिन उसका जो फ्रैक्शन था वो कितना था, 3/4। ऑब्जेक्ट नंबर 5 को इंक्लूड किया, पूरा इंक्लूड किया। ऑब्जेक्ट नंबर 6 को भी पूरा इंक्लूड किया और ऑब्जेक्ट नंबर 7 को भी हमने पूरा का पूरा इंक्लूड किया है ना, ठीक है बेटा। तो चलिए, मुझे लगता है ये चीज समझ में आ गई होगी। अब ये कौन सा ऑप्शन था जिसमें कि हमने नैपसैक में सारे ऑब्जेक्ट्स लिए हैं और क्राइटेरिया क्या लिया कि हमने वो आइटम को चूज किया सबसे पहले जो कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट दे रहा है ना। तो दिस इज योर सॉल्यूशन वेक्टर, ये हमारा सॉल्यूशन वेक्टर है जो ये बता रहा है कि हमने कौन सा ऑब्जेक्ट का कितना फ्रैक्शन अपने सॉल्यूशन सेट में यूज किया, ठीक बात है। अब देखिए, अब नेक्स्ट टाइप का देखते हैं। अगला क्या है अप्रोच हमारा, हम क्या कह रहे हैं कि भाई नैपसैक को, पहले हमने क्या कहा कि जिसका प्रॉफिट ज्यादा है उस आइटम को उठा के नैपसैक में डालो। हो सकता है कि ये जो अप्रोच है वो मैक्सिमम प्रॉफिट दे। अगली अप्रोच क्या है कि आप मिनिमम वेट जिसका है उसको पहले नैपसैक में भरो। क्यों, ये अप्रोच क्या कहती है कि कम से कम वेट वाले ऑब्जेक्ट को पहले अगर नैपसैक में डालोगे तो हो सकता है ज्यादा ऑब्जेक्ट्स को आप नैपसैक में
भर पाए, क्योंकि आप नैपसैक की जो कैपेसिटी है उसको ज्यादा यूज कर लेंगे, है ना। तो इस चीज के लिए अब ये वाली अप्रोच हम यूज करेंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे पहले काम किया था अब भी वैसे काम करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अब क्या देखना है, जिसका वेट कम है, मिनिमम वेट वाले को हमें नैपसैक में इंक्लूड करना है। तो सबसे कम वेट कौन सा है, चलिए इस वाले का है। देखिए ये वेट मैट्रिक्स है, ये वाली, है ना। इसमें ये पहला वाला मिनिमम वेट कितना है, 1। कौन सा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नंबर 1। ठीक बात है। इसका जो फ्रैक्शन है x1, उसकी वैल्यू कितनी है, फ्रैक्शन जो है x1, हाँ वो पूरा का पूरा हमने इंक्लूड कर लिया। दिस ऑब्जेक्ट हैज बीन इंक्लूडेड कंप्लीटली। अब इसने प्रॉफिट कितना दिया हमें, प्रॉफिट इसने दिया हमें 5 का, इसे हमने पूरा इंक्लूड किया था, तो इसका मतलब ये प्रॉफिट जो है ये हमारा है PI इंटू XI। PI XI हम साथ साथ कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 5, ये हमारा प्रॉफिट हो गया। अब वेट कितना है इसका, 1 kg। टोटल वेट हमारे पास कितना था, 15 kg। तो रिमेनिंग कितना बचा, 15 माइनस 1 इज इक्वल टू 14 kg का वेट अभी भी हमारे पास अवेलेबल है। चलिए अब अगला वाला मिनिमम वेट देखो, 1, है ना। इसको हमने कंसिडर कर लिया, इसको हमने यहां से कट कर दिया। अब इसे देखो 1 को, अगला ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट नंबर 5, ऑब्जेक्ट नंबर 5, इसको भी हमने पूरा इंक्लूड कर लिया। ये 1 क्या है, ये 1 है कि हमने कितना फ्रैक्शन इसका इंक्लूड किया, है ना। ये 1 kg वाला 1 नहीं है, 1 kg वाला 1 कौन सा है, यहाँ जो टोटल वेट इस ऑब्जेक्ट का है वो है 1। तो इसे इंक्लूड करने के बाद नैपसैक में 1 kg ऐड हुआ, तो अब कितना रिमेनिंग है, 14 माइनस 1 इज इक्वल टू 13, है ना। और इस ऑब्जेक्ट को ऐड करने के बाद प्रॉफिट हमें कितना मिला, कितना प्रॉफिट है, 8। ऐड हमने पूरा किया तो टोटल प्रॉफिट अर्न हुआ 8। चलिए अब अगला वाला देखिए, ये भी हो गया खत्म। 13 kg हमारे पास रिमेनिंग है। अब क्या है, मिनिमम 2। तो ऑब्जेक्ट नंबर 7 हमने इंक्लूड किया, है ना। ऑब्जेक्ट नंबर 7 को भी हमने पूरा इंक्लूड किया। दिस इज ऑब्जेक्ट नंबर 5 एंड दिस इज ऑब्जेक्ट नंबर 7। दिस इज ऑब्जेक्ट 5 एंड दिस इज ऑब्जेक्ट 7। 7 को भी हमने पूरा इंक्लूड कर लिया। 2 kg इसका वेट था, रिमेनिंग था 13। अब कितना रिमेनिंग हो गया, 11 kg। और इसके करस्पॉन्डिंग प्रॉफिट कितना था, 4 इंटू XI इज 4। ठीक बात है, ये वाला भी हमने कंसिडर कर लिया। चलिए अब देखिए, अब नेक्स्ट कौन सा है, मान लीजिए ये है ऑब्जेक्ट नंबर 2। ऑब्जेक्ट नंबर 2 को इंक्लूड करो, X2 इज होल इंक्लूडेड। क्यों, क्योंकि 3 kg है, 3 kg हम इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि अवेलेबल कितना है, 11 kg। तो 11 में से 3 kg हमने ले लिया, 8 kg अभी भी हमारे पास रिमेनिंग है ना। अगर मैं ऑब्जेक्ट नंबर 2 को पूरा इंक्लूड करती हूं तो 3 kg ऐड हो गया नैपसैक में, और प्रॉफिट कितना मिला मुझे, 10। मैंने पूरा ऑब्जेक्ट इंक्लूड किया तो PI XI कितना हो गया, 10। ठीक बात है, ये भी खत्म। अब जो अवेलेबल ऑप्शन थे उसमें से मिनिमम फिर दोबारा 3 kg वाला आया। अवेलेबल मेरे पास 8 kg है, तो इसे पूरा का पूरा इंक्लूड कर सकते हैं, है ना। 8 में से 3 गएगा तो मिल जाएगा 5। कौन सा ऑब्जेक्ट इंक्लूड कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट नंबर 6 पूरा इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि 3 kg अवेलेबल है पूरा। अब ऑब्जेक्ट नंबर 6 के करस्पॉन्डिंग प्रॉफिट कितना है, 9। पूरा ऑब्जेक्ट इंक्लूड कर रहे हैं तो प्रॉफिट कितना मिला मुझे, 9 जो है वो टोटल प्रॉफिट अर्नड है। अभी भी मेरे पास 5 kg अवेलेबल है नैपसैक में, ये वाला भी हो गया। अब मिनिमम वेट देखो, मिनिमम वेट कौन सा है, 4। अब फिर ऑब्जेक्ट नंबर 4 पे गए हम, ऑब्जेक्ट नंबर 4 को इंक्लूड करेंगे, है ना। कितना वेट है इसमें, 4। अवेलेबल कितना है, 5। तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मैंने इंक्लूड कर लिया। ठीक बात है। प्रॉफिट इसने मुझे कितना दिया, 7 का प्रॉफिट दिया, पूरा ऑब्जेक्ट मैंने इंक्लूड किया तो टोटल प्रॉफिट मेरे पास 7 है। और साथ में टोटल वेट कितना था इसका, 4। अवेलेबल कितना था मेरे पास, 5 माइनस 4 में से 1 kg मेरे पास अभी भी बचा। ये वाला ऑब्जेक्ट भी मैंने कंसिडर कर लिया। अब सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बचा, ऑब्जेक्ट नंबर 3। अब क्या करा, ऑब्जेक्ट नंबर 3 को देखा, कितना, 5 kg। 5 kg के करस्पॉन्डिंग प्रॉफिट है 15 kg। मेरे पास कितना kg अवेलेबल है, सिर्फ 1। तो मुझे 5 में से कितना लेना है, सिर्फ 1 kg। मुझे 5 में से सिर्फ 1 kg लेना है ना। तो इसका फ्रैक्शन मेरा कितना हुआ, x3 का 1/5। अवेलेबल टोटल वेट कितना, 5 kg। मुझे कितना चाहिए, 1 kg। आउट ऑफ 5 kg मैंने सिर्फ 1 kg लिया, तो 1 आउट ऑफ 5 kg इज द फ्रैक्शन दैट हैज टू बी इंक्लूडेड। अब प्रॉफिट मुझे कितना मिलेगा, 15
इंटू फ्रैक्शन मैंने कितना लिया 1/5, तो इसका मतलब कितना प्रॉफिट मिला मुझे 15 था, 15 के में से मैंने सिर्फ 1/5 इंक्लूड किया, तो इसका मतलब प्रॉफिट जो मुझे मिला वो मिला 3। ठीक बात है, पूरा 15 ना मिलके सिर्फ 3 प्रॉफिट जो है वो मुझे मिला। अब इसका मैंने सिर्फ 1 kg इंक्लूड किया, और यहां जो 1 kg था अब वो 1 kg मैंने कंज्यूम कर लिया, तो बच गया 0। तो टोटल वेट देखो कितना है, 1 + 1 2 4 7 10 और 15, टोटल 15 kg वेट मैंने यूज किया। ये सारे ऑब्जेक्ट्स मैंने नैपसैक के अंदर डाले, ये उनके फ्रैक्शंस हैं, है ना। अब देखते हैं कि ये जो समेशन ऑफ PI XI की वैल्यू है जिसे हम मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, इस पर क्या इफेक्ट हुआ। अगर हमने मिनिमम वेट वाला ऑब्जेक्ट पहले लिया तो क्या इंपैक्ट आया, तो देखिए समेशन ऑफ PI XI क्या वैल्यू आई, ऐड कर दो इन्हें सबको, क्या है ये, देखो 8 + 4 12 17 27 36 36 + 7 43 + 3 46, तो दिस इज 46, ये वैल्यू जनरेट होके आई। तो बताओ जरा, पहले जब हमने मैक्सिमम प्रॉफिट वाला ऑब्जेक्ट इंक्लूड किया था, देखो लास्ट टाइम यहां हमने क्या किया था, मैक्सिमम प्रॉफिट जिसका था उसको पहले इंक्लूड किया था, तो क्या आई थी टोटल ओवरऑल प्रॉफिट जो गेन किया था वो कितना था 47.25। इसको मैक्सिमाइज करना है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हमारा, है ना। और अगर मैंने मिनिमम वेट को पहले इंक्लूड किया तो ये जो आई वेट वैल्यू ये आई कितना आई, ये आई 46। इसका मतलब इससे तो पहले वाला बेटर था, है ना। अब जो हमारी थर्ड अप्रोच है वो क्या कहती है, तो अब देखो बेटा इसके करस्पॉन्डिंग जरा सॉल्यूशन वेक्टर लिख देते हैं। क्या है सॉल्यूशन वेक्टर, x1 x2 x3 x4 x5 x6 और x7, ये 7 ऑब्जेक्ट थे। x1 को हमने पूरा लिया है, x5 को पूरा लिया है, x7 को पूरा लिया है, x2 पूरा इंक्लूड किया है, x6 भी पूरा इंक्लूड किया है, x4 भी पूरा इंक्लूड किया है, और x3 को हमने लिया है 1/5। तो दिस इज योर सॉल्यूशन वेक्टर। इस रेशियो में, इस फ्रैक्शन में हमने अपने जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें नैपसैक में इंक्लूड किया। ठीक है, अब यहां से एक आइडिया हमें समझ में आ रहा है, वो क्या, कि हमें पता है कि ये जो प्रॉफिट हमें दिया है, बेसिकली हमें मैक्सिमाइज तो प्रॉफिट ही करना है, तो ये जो प्रॉफिट हमें दिया है ये 5 kg के करस्पॉन्डिंग है। अगर हम केजी कम करते हैं, मतलब 5 के 5 kg यूज नहीं करते, तो इसका प्रॉफिट तो मुझे सिर्फ 3 kg मिला, 3 प्रॉफिट मिला। तो इसका मतलब क्या है कि खाली प्रॉफिट या सिर्फ वेट देखने से मेरा पर्पस सॉल्व नहीं होगा, मुझे क्या चाहिए, वो ऑब्जेक्ट इंक्लूड करना है जिसका प्रॉफिट बाय वेट रेशियो जो है वो ज्यादा हो। मतलब क्या, इसको अगर मैं नॉर्मल मैथ्स में कहूं कि पर केजी प्रॉफिट जिसका ज्यादा है वो ऑब्जेक्ट मेरे लिए ज्यादा वैल्यूएबल है। तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि मैं प्रॉफिट बाय वेट कैलकुलेट कर लूं सारे ऑब्जेक्ट्स का, और जिसका प्रॉफिट बाय वेट ज्यादा हो उसको हम पहले इंक्लूड करें। ऑब्वियस सी बात है। तो उस केस में क्या होगा कि जिसका प्रॉफिट पर केजी ज्यादा होगा, अगर मैं नॉर्मल समझू, पर यूनिट जिसका प्रॉफिट ज्यादा होगा, वो ऑब्वियस सी बात है कि वो ऑब्जेक्ट जो होगा वो ज्यादा वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट है ना। तो दिस इज द जनरल बेसिक प्रूवन सॉल्यूशन फॉर द फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम। अब यहां जो मैं बता रही हूं आपको, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ अ फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम, जो कि डिजाइन किया गया और फाइनली इस नतीजे पे हम पहुंचे कि खाली प्रॉफिट या वेट को देख के नहीं, P/W रेशियो को देख के ही हम ऑब्जेक्ट्स को इंक्लूड करेंगे। और देखते हैं कि किस तरह से ये हमारी जो अप्रोच है ये बेटर है या बेटर नहीं है, इसको चेक कर लेते हैं। तो ये है बेसिकली हमारी फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन। है ना, ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, यही हमें हमेशा यूज करना है। दिस इज थर्ड अप्रोच। थर्ड अप्रोच क्या कहती है कि आप आइटम्स को सेलेक्ट करिए बेस्ड ऑन देयर प्रॉफिट बाय वेट रेशियो, है ना। ऐसे सेलेक्ट मत करिए, आप प्रॉफिट बाय वेट रेशियो कैलकुलेट करिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट को इंक्लूड करिए। तो हमें क्या किया, देखिए सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट थे हमारे जो दिए थे 1 से लेके 7 तक, है ना, ये उनके प्रॉफिट्स हैं, सेम क्वेश्चन है, और अब वेट भी गिवन है। अब हमने क्या किया, प्रॉफिट बाय वेट निकाल लिया, प्रॉफिट को वेट से डिवाइड कर दिया, क्या हुआ 5 डिवाइडेड बाय 1 5, 10 डिवाइडेड बाय 3 3.3, है ना, 15 डिवाइडेड बाय 5
3, 7 divided by 4 1.7, 8 divided by 1 8, 9 divided by 3 3, 4 divided by 2 is 2। तो यहां पर हमने ये प्रॉफिट बाय वेट जो था इसको कैलकुलेट कर दिया। अब इस प्रॉफिट बाय वेट जो मैट्रिक्स हमने निकाली इसके हिसाब से हम ऑब्जेक्ट्स को एक एक करके इंक्लूड करेंगे, जिसका प्रॉफिट बाय वेट ज्यादा है उसे पहले इंक्लूड करेंगे। ठीक है, टोटल वेट हमारे पास क्या है 15 kg, और ये जो प्रॉफिट है ये बेसिकली क्या है पी आई इंटू एक्स आई, यही हम हर बार कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्रॉफिट बाय वेट किसका ज्यादा है, किसको देखें, यहाँ इसे इस तरह से पहले से अलग से मेंशन कर देते हैं। चलिए देखिए बेटा, this profit by weight ratio has to be considered. Okay, now we are coming to solving this particular problem. सबसे पहले profit by weight ratio किसका ज्यादा है, this 5 is considered, है ना, इस 5 का है, ये है प्रॉफिट बाय वेट रेशियो। कौन सा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नंबर 1। सबसे ज्यादा प्रॉफिट बाय वेट इसका है, सॉरी सबसे ज्यादा प्रॉफिट बाय वेट है 8, दिस इज ऑब्जेक्ट नंबर 5। सी 5, 3.33, 1.7, 8 इज द हाईएस्ट प्रॉफिट बाय वेट रेशियो, है ना। तो इसको हमने कंसिडर किया, ऑब्जेक्ट नंबर 5 को हमने सबसे पहले इंक्लूड कर लिया। अब इसका वेट कितना है ऑब्जेक्ट का 1, ऑब्जेक्ट का वेट कितना है 1, हमारे पास अवेलेबल कितना है 15 kg। तो इसका मतलब ये जो x5 है ये पूरा का पूरा इंक्लूड कर लेंगे, क्योंकि ये सिर्फ 1 kg वेट है। देखिए इसका वेट सिर्फ 1 kg है, तो हमारे पास रिमेनिंग कितना बचा 14 kg हमारे पास अभी भी रिमेनिंग है। और प्रॉफिट हमें कितना मिला 8 इंटू 1 इज इक्वल टू, ठीक बात है। क्या किया मैंने, देखो फिर से प्रॉफिट बाय वेट का रेशियो निकाल लिया, जिसका प्रॉफिट बाय वेट सबसे ज्यादा था उसे सबसे पहले इंक्लूड किया, ऑब्जेक्ट नंबर 5, और इसका वेट था 1, अवेलेबल था 15, तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट इंक्लूड कर लिया। पी आई एक्स आई को कैलकुलेट किया, 8 इसका प्रॉफिट था, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करके 8 मिला। कितना वेट यूज कर लिया 1 kg, पूरा का पूरा, रिमेनिंग कितना बचा 14 kg। ठीक है, तो इसका मतलब अब इसका काम खत्म, ठीक बात है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कौन सा है 5, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज 5, ऑब्जेक्ट नंबर 1, x1, ऑब्जेक्ट नंबर 1 का फ्रैक्शन कितना, कितना वेट है 1 kg, अवेलेबल कितना है 14 kg, तो पूरा का पूरा मैंने इसको इंक्लूड कर लिया। कितना वेट इंक्लूड किया मैंने 1 kg, और 14 में से 1 माइनस करेंगे तो 13 kg मेरे पास अभी भी अवेलेबल है। इसको इंक्लूड करने के बाद मुझे प्रॉफिट कितना मिला 5, है ना, और फ्रैक्शन मैंने कितना इंक्लूड किया 1, तो टोटल प्रॉफिट अर्न कितना है 5 है। ये भी हो गया, इसे भी मैंने कंसिडर कर लिया। चलिए अब अगला कौन सा है बेटा 3.3, ऑब्जेक्ट नंबर 2, ऑब्जेक्ट नंबर 2 का जो वेट है वो कितना है 3, ऑब्जेक्ट नंबर 2 का वेट कितना है 3, अवेलेबल कितना है 13, तो इसका मतलब 3 kg 13 में से यूज कर सकते हैं, तो 13 माइनस 3 हमारे पास अभी भी बचेगा कितना 9, 10 kg अभी भी हमारे पास रिमेनिंग बचेगा, है ना। तो क्या किया हमने, जब हमने इस ऑब्जेक्ट को इंक्लूड किया तो इसे हमने पूरा इंक्लूड कर लिया, क्योंकि 3 kg का वेट हमारे पास अवेलेबल था, 3 kg हमने यूज किया, अभी भी हमारे पास 10 kg अवेलेबल है। इसके 3 kg यूज करने के बाद कितना प्रॉफिट है हमारे पास 10, और पूरा का पूरा हमने यूज किया है, तो पूरा प्रॉफिट हमें मिल गया, पूरा 10 का 10 प्रॉफिट जो है वो हमने ले लिया, है ना। अब इस वाले को भी हमने यूज कर लिया, इसको भी खत्म कर देते हैं। चलिए अब अगला ऑब्जेक्ट है ये वाला 3, 2 3 है, दोनों में से कोई सा भी कंसिडर कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये प्रॉफिट बाय वेट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी का प्रॉफिट ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, सपोज हम ऑब्जेक्ट नंबर 3 को इंक्लूड करते हैं, मैंने ऑब्जेक्ट नंबर 3 को इंक्लूड किया। अब इसका वेट कितना है 5 kg, अवेलेबल कितना है 10 kg। सबसे पहले ये देखना है कितना अवेलेबल है और इसका कितना वेट निकल के आएगा। 5 kg है, 5 kg यूज हो जाएगा, 10 में से 5 यूज हुआ तो भी 5 अभी बचेगा, और हमने क्योंकि हमारे पास 5 kg अवेलेबल है तो इसका मतलब हम पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट इंक्लूड कर लेंगे। ये ऑब्जेक्ट नंबर 3 हमने पूरा इंक्लूड कर लिया, इसका प्रॉफिट कितना था 15, पूरा इंक्लूड किया तो हमें पूरा का पूरा 15 प्रॉफिट मिल गया, ठीक बात है। इसको भी हमने कंसिडर कर लिया, इसको भी छोड़ देते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, ये ऑब्जेक्ट नंबर 6। चलिए अब ऑब्जेक्ट नंबर 6 को इंक्लूड कर लो, कितना इंक्लूड करें, देखिए वेट कितना है ऑब्जेक्ट नंबर 6 का
3, अवेलेबल कितना है 5, तो इसका मतलब पूरा 3 हम इंक्लूड कर सकते हैं। 5 माइनस 3 भी हमारे पास कितना बचेगा, 2 बच जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट नंबर 6 हमने पूरा इंक्लूड कर लेना है, क्योंकि इसका जो अवेलेबल जो केजीज हैं वो हमारे पास अवेलेबल पूरे हैं। अब इसका जो प्रॉफिट है वो कितना है 9, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हमने इंक्लूड किया, तो 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9, पूरा प्रॉफिट हमें इसका मिल गया, और अभी भी हमारे पास 2 kg अवेलेबल है, इसे भी हमने कंसिडर कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट नंबर 7। देखो ऑब्जेक्ट नंबर 7, ऑब्जेक्ट नंबर 7 को कितना इंक्लूड करें, अवेलेबल कितना है 2, बाई चांस ये जो एग्जाम्पल है इसमें कोई फ्रैक्शन बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, वरना जरूरत पड़ सकती है ना, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर फ्रैक्शन की जरूरत नहीं पड़ी तो कहीं फ्रैक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चांस की बात है कि यहाँ 2 kg अवेलेबल है और 2 kg ही इसका वेट है, देखो इसका वेट भी 2 kg है और 2 kg ही अवेलेबल है, तो इसका मतलब पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हम इंक्लूड कर लेंगे, तो ऑब्जेक्ट नंबर 7 भी पूरा इंक्लूड हो गया है ना। और इसका जो प्रॉफिट था वो कितना था 4, तो 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, और 2 kg अवेलेबल था, 2 kg ही हमने यूज कर लिया, तो रिमेनिंग वेट बचा 0, मतलब आपका जो नैपसैक था वो आपने पूरा फिल कर लिया। अब निकाल लीजिए वैल्यू कि मैक्सिमल वैल्यू कितनी आई, समेशन ऑफ पी आई एक्स आई की वैल्यू क्या जनरेट हुई, निकाल लें जरा। 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 10 23, 23 प्लस 15 38, 38 प्लस 9 47, 47 प्लस 4 51, तो दिस वैल्यू इज 51। देखो बेटा बिल्कुल क्लियरली आप लोग देख सकते हैं कि हमने 3 अप्रोच यूज की। पहली अप्रोच में हमने मैक्सिमम ऑफ प्रॉफिट दिया तो 47.25 हमारी टोटल प्रॉफिट आया था, है ना। फिर हमने जब मिनिमम वेट वाला यूज किया तो 46 आया, और जब हमने अपनी ग्रीडी टेक्निक को इस तरह से ऑप्टिमाइज किया, हमने ये कहा कि भाई हम प्रॉफिट बाय वेट रेशियो निकालेंगे और जिसका प्रॉफिट बाय वेट रेशियो ज्यादा होगा उस ऑब्जेक्ट को पहले इंक्लूड करेंगे। तो दिस अप्रोच हैज गिवन अस द बेस्ट रिजल्ट। इसने जो ये प्रॉफिट जो मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको इसने मैक्सिमाइज रिजल्ट दिया है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट हमें इस केस में मिला है ना। तो दिस अप्रोच इज द ग्रीडी अप्रोच, जिसमें कि हम पहले डिसाइड कर लेते हैं, हमने डिसाइड किया कि हम सॉल्यूशन क्या सोच के बनाएंगे और वो सोच के हम इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज कर रहे हैं। तो दिस इज द बेस्ट अप्रोच दैट वी हैव चूजन। तो अगर एग्जाम में कभी ग्रीडी अप्रोच यूज करके या फ्रैक्शन एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम आती है, उसमें आपको ऑब्जेक्ट प्रॉफिट वेट दिए होंगे, प्रॉफिट बाय वेट आपको निकालना होगा, तो आपको इस वाले मेथड को यूज करके अपना जो ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है टोटल प्रॉफिट उसको कैलकुलेट करना है। अब बताओ इसका जो सॉल्यूशन वेक्टर है वो क्या होगा। सॉल्यूशन वेक्टर में x1 x2 x3 x4 x5 x6 और x7 ये ऑब्जेक्ट्स हैं। कौन कौन से फ्रैक्शन है, x5 जो है वो पूरा है, यहां बस सारे पूरे लिए हैं हमने, x5 भी पूरा है, x5 पूरा है, और 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7, और जो ये फोर्थ ऑब्जेक्ट था इसको हमने इंक्लूड नहीं किया था। ठीक बात है। तो दिस इज योर सॉल्यूशन वेक्टर। इस तरह से एग्जाम में आपको ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करके आनी है। मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब ये ग्रीडी अप्रोच क्यों है, क्योंकि हमने खुद डिसाइड किया कि हम क्या मेथड यूज करेंगे, उसके बाद जिस तरह से लोकली जो जो चीजें हमें मिलती गई उन्हें चूज करके एक एक करके हम ऑप्शन में यूज करते रहे, है ना। चलो ये हुआ इसका सूडो कोड। कई बार पूछ लिया जाता है कि आप सूडो कोड लिखिए, कोड लिखिए फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। 1 to n मतलब फॉर ऑल ऑब्जेक्ट, फॉर ऑल ऑब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट के लिए आप ये काम कर रहे हैं। xi क्या है, सॉल्यूशन वेक्टर है ना, विच इज इनिशियलाइज टू 0। दिस इज सॉल्यूशन वेक्टर इनिशियली एम्प्टी। इनिशियली ये जो सॉल्यूशन वेक्टर है ये आपका एम्प्टी है ना। फिर वेट इज इक्वल टू 0, ये जो वेट है ये क्या है, दिस वेट फैक्टर क्या है, ये टोटल वेट है जो अभी तक एक मतलब हम
क्यूमुलेटिव वेट कितना ऐड करते जा रहे हैं, नैपसैक में एट प्रेजेंट कितना वेट है, वो वेट इसमें है ना। क्या इनिशियली एम्प्टी नैपसैक, शुरू में जो नैपसैक है वो इनिशियली एम्प्टी है ना। ये जो है कैपिटल डब्ल्यू इज मैक्सिमम वेट, कैपिटल डब्ल्यू इज मैक्सिमम वेट जो कि आप इस पर्टिकुलर नैपसैक में डालेंगे, है ना। तो दिस इज द कैपेसिटी ऑफ नैपसैक। ठीक बात है। अब डू आई इज इक्वल टू बेस्ट रिमेनिंग आइटम, क्या करेंगे, एक एक करके डब्ल्यू ऑफ आई मतलब उस पर्टिकुलर ith ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा वो टोटल नैपसैक के वेट से अगर कम है, कैपेसिटी से अभी भी कम है, तो इसका मतलब हम उसे इंक्लूड कर लेंगे। ये क्या है, इंक्लूड होल ऑब्जेक्ट, है ना, पूरे ऑब्जेक्ट को इंक्लूड कर लो और जो टोटल वेट है उसमें उसका वेट ऐड कर दो, यही काम कर रहे हैं। नहीं तो क्या करो, इंक्लूड फ्रैक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। नहीं तो क्या करो, जितना वेट रिमेनिंग है उसमें से जो इसका वेट है उतना माइनस करके, मतलब कुल मिला के जितना वेट रिक्वायर्ड है सिर्फ उतना वेट लो और उसको इंक्लूड कर दो। ठीक बात है। मतलब मान लो अगर टोटल 5 kg वेट था और आपके पास 1 रिमेनिंग है, तो ये 1 रिमेनिंग 1 आउट ऑफ 5 इस 1/5 आपको इंक्लूड कर लेना है। ठीक बेटा, तो ये कितना हो गया, फ्रैक्शनल जो वेट है वो आपने इंक्लूड कर लिया और फिर फाइनली आपका जो वेट था वो जो टोटल कैपेसिटी है वो उसके बराबर हो गई और ये आपने सॉल्यूशन वेक्टर जो है वो रिटर्न कर दिया। तो एक्स इज योर सॉल्यूशन वेक्टर विच इज बीइंग रिटर्न्ड। ठीक बात है। तो ये जो हमने काम किया है उसी काम को करने के लिए एक छोटा सा सूडो कोड है, एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप इस सूडो कोड को लिख के आएंगे। ठीक बात है। चलिए, अब ये कुछ एकेटीयू में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसमें से एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, कोई छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज ये क्वेश्चन देखते हैं, चलिए देख लेते हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले ये देखो, एक्सप्लेन ग्रीडी एल्गोरिथम, राइट इट सूडो कोड टू प्रूव दैट फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम इज अ ग्रीडी चॉइस प्रॉपर्टी, है ना। अगला क्या है, फाइंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू द फ्रैक्शनल नैपसैक इंस्टेंसेस। एन की वैल्यू दे रखी है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज 7, टोटल एम जो है वो 15 है और P1 से लेके P7 तक सबका जो प्रॉफिट है वो दिया हुआ है, सबका वेट दिया हुआ है ना। और आपको क्या करना है, सॉल्यूशन वेक्टर का ऑप्टिमल सॉल्यूशन बताना है कि मैक्सिमम प्रॉफिट कितना अचीव हुआ। इस तरह से आपके पास प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं। फिर क्या है, व्हाट इज नैपसैक प्रॉब्लम, आपको डेफिनेशन बतानी है, पूरा एक्सप्लेन करना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखना है। फिर सॉल्व द फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम यूजिंग ग्रीडी अप्रोच फॉर द फॉलोइंग 4 आइटम्स। ये वेट्स दिए हुए हैं और ये इनके प्रॉफिट्स दिए हुए हैं विद नैपसैक कैपेसिटी 16। ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पर बनाया हुआ है। तो फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम के नाम से ही आपको प्रॉब्लम पूछी जाएगी जिसका आप सॉल्यूशन बताएंगे। तो चलिए इस वाली प्रॉब्लम को एक बार सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए बेटा कर लेते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन देखते हैं, एकेटीयू में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑब्जेक्ट लेते हैं सबसे पहले या आइटम लिख लेते हैं। आइटम्स हैं 1 2 3 4, 4 आइटम्स हैं आपके पास और उनके जो प्रॉफिट्स गिवन है वो कितने थे, प्रॉफिट्स थे आपके 45 30 45 10। प्रॉफिट्स हैं 45 30 45 10 और जो वेट्स हैं वो क्या गिवन है, वेट्स हैं 3 5 9 5। जिस सीक्वेंस में गिवन है उसी सीक्वेंस में आप इन्हें लिखेंगे। ये है आपके प्रॉफिट्स और वेट्स और साथ में बता रखा है कि जो नैपसैक है उसकी कैपेसिटी है 16। तो जो एम की वैल्यू है वो है 16, मतलब नैपसैक में मैक्सिमम वेट 16 हो सकता है ना। अब सबसे पहला काम, जब आप इस तरह से कोई प्रॉब्लम गिवन होगी उसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, प्रॉफिट बाय वेट रेशियो आप कैलकुलेट करेंगे। प्रॉफिट बाय वेट यहीं से निकालिए, क्या है
क्या आया 15। ठीक है, 45 को 3 से डिवाइड किया 15 आ गया। 5 से 30 को 5 से डिवाइड किया 6 5 एंड दिस इज। तो आपने ये प्रॉफिट बाय वेट रेशियो निकाल लिया। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं हमारी जो अप्रोच है वो क्या कहती है, वही टेबल बनाएंगे हम, और टेबल में क्या करेंगे कि सबसे पहले जिसका ज्यादा प्रॉफिट है, बाई चांस ये तो दिख रहा है कि आपको ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि पहले इसका प्रॉफिट है फिर इसका फिर इसका इसका, ऐसा जरूरी नहीं है। प्रॉफिट किसी का भी कम ज्यादा, ये प्रॉफिट बाय वेट एब्रप्टली भी आ सकते थे, ऐसा नहीं है कि हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएंगे, है ना। जैसे देखो हमारे लास्ट वाला जो एग्जाम्पल है इसमें देखो अब्रप्टली आए थे। आपको क्या चूज करना है, जिसका प्रॉफिट बाय वेट ज्यादा है उसे हम पहले चूज कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, देखो इस तरह से मान लो कि ये है हमारा ऑब्जेक्ट, इसको डिजाइन कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट कौन सा, फ्रैक्शन, ऑब्जेक्ट का फ्रैक्शन, फिर उसके बाद पी आई इंटू एक्स आई वैल्यू, है ना, और वेट, और फिर रिमेनिंग वेट। यही है टेबल में जो जो चीजें हमें इंक्लूड करनी है। इनको इंक्लूड करते हुए एक टेबल बना लेते हैं, और इस टेबल के अंदर एक एक करके हम एंट्रीज को इंक्लूड करते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले कौन सा ऑब्जेक्ट इंक्लूड करेंगे, चलो कौन सा ऑब्जेक्ट आएगा, मैक्सिमम प्रॉफिट बाय वेट किसका है 15 का, ऑब्जेक्ट कौन सा है 1, ऑब्जेक्ट नंबर 1, इसको हमने सबसे पहले इंक्लूड किया, है ना। रिमेनिंग वेट कितना, टोटल वेट मेरे पास कितना अवेलेबल है 16। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को इंक्लूड करूं तो इसमें वेट कितना है 3, रिमेनिंग कितना है मेरे पास 16, तो इसका मतलब पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो इंक्लूड हो जाएगा, पूरा ऑब्जेक्ट इंक्लूड होगा। प्रॉफिट कितना दे रहा है 45, इंक्लूड मैंने कितना किया पूरा, तो टोटल पूरा एज इट इज 45 का 45 प्रॉफिट मुझे मिल गया, है ना। वेट कितना था इसका 3, अवेलेबल था मेरे पास 16, तो अब कितना बचा मेरे पास 13 kg मेरे पास अभी भी रिमेनिंग है। ठीक है, ये वाला मैंने कंसिडर कर लिया। अब देखिए अगला वाला प्रॉफिट बाय वेट किसका ज्यादा है, ऑब्जेक्ट नंबर 2 का। ऑब्जेक्ट नंबर 2 को मैंने कितना इंक्लूड करना है, इसका वेट कितना है 5, अवेलेबल कितना है 13, तो इसका मतलब इसका 5 का 5 ही हम इंक्लूड कर लेंगे। 13 माइनस 5 कितना बचेगा 8, है ना। अब x2 को पूरा इंक्लूड कर लो, x2 का प्रॉफिट कितना है 30, 30 को पूरा इंक्लूड किया, क्या मिला 30 मिल गया। चलिए इसको भी हमने पूरा कंसिडर कर लिया। अब अगला ऑब्जेक्ट है, क्या है ऑब्जेक्ट नंबर 3। ऑब्जेक्ट नंबर 3 में वेट कितना है 9। अब देखो ऑब्जेक्ट नंबर 3 का वेट है 9, जबकि मेरे पास अवेलेबल वेट कितना है 8, इसका मतलब ये पूरा ऑब्जेक्ट हमारे नैपसैक में नहीं आ सकता। इस 9 में से सिर्फ 8 kg ही हम नैपसैक में डालेंगे, तो फ्रैक्शन कितना हुआ भाई x3 इज इक्वल टू 8/9। टोटल 9 kg में से सिर्फ 8 kg ही रिमेनिंग जो है वो हमने नैपसैक में लिया। तो अब हमारा जो प्रॉफिट था, प्रॉफिट कितना था इसका 45, हमने लिया कितना 8/9, तो इसे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या आ गया ये 9 5 45, 40, ठीक बात है। तो यहां पर क्या हुआ, ये जो प्रॉफिट था वो PIXI से हमने यहां पर 40 कैलकुलेट कर दिया। वेट हमने कितना यूज किया 8 ही kg यूज किया 9 में से, और जो 8 रिमेनिंग था अब वो रिमेनिंग जो है वो बच गया 0, है ना। एक बार चेक कर लेते हैं कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई। सबसे पहले क्या किया हमने 15 वाला जो वेट था उसको इंक्लूड किया, पूरा फ्रैक्शन ले लिया वेट था हमारा 45, है ना, और पूरा का पूरा फ्रैक्शन हमने इंक्लूड किया, तो टोटल वेट आया 45, वेट है 3 है तो रिमेनिंग वेट बच गया 13। अगला वाला है 6, इसका जो प्रॉफिट बाय वेट रेशियो है वो नेक्स्ट हाईएस्ट है। अब इसका वेट है 5, अवेलेबल है 13, तो इसलिए हम पूरा इंक्लूड कर सकते हैं। पूरा इंक्लूड करने में हमने पूरा 5 इंक्लूड कर लिया, ठीक है बेटा
अब 30 ये प्रॉफिट दे रहा था, तो 30 हमें पूरा का पूरा प्रॉफिट मिल गया। 13 में से 5 हमने माइनस किया, रिमेनिंग वेट बचा हमारे पास 8। अब नेक्स्ट वाले को हमने देखा, नेक्स्ट वाले का वेट था 9। 9 अगर था तो हमें 9 में से सिर्फ 8 लेना है, तो 8/9 हमने कंसिडर किया। प्रॉफिट था इसका 45, तो 45 का 8/9 हमें मिलेगा, है ना। तो 8/9 का मतलब है 40 जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो हमारा जनरेट हुआ। इसके 8 केजीज हमने कंज्यूम कर लिए, और अब टोटल ओवरऑल वेट जो बचा वो हमारा फ्रीज हो गया, है ना। अब जो टोटल वेट है उसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो कितना आया। इस तरह से आपको एग्जाम में इसको बना के आना पड़ेगा, ठीक बात है। चलो देखो, देखो तो अब क्या हुआ, टेबल बंद हो गई हमारी, और अब समेशन ऑफ पी आई एक्स आई इज इक्वल टू, ये जो पी आई एक्स आई है इसका जो समीशन है वो कितना आया, समीशन ऑफ पी आई एक्स आई क्या है बेटा, ये 45 प्लस 30 प्लस 40, है ना। 45 प्लस 30 प्लस 40, बस इतना ही टोटल प्रॉफिट आ रहा है। कितना आ गया ये, 85 प्लस 30, तो ये कितना आया 115। टोटल जो प्रॉफिट है वो है 115, ठीक बात है। तो इस तरह से आपको एग्जाम में ये करके आना है। अब इसका जो सॉल्यूशन वेक्टर है वो कैसे बनेगा, क्या सॉल्यूशन वेक्टर है बताओ। x इज इक्वल टू टोटल x1 x2 x1 x2 x3 x4, 4 ऑब्जेक्ट थे। चारों में से हमने ऑब्जेक्ट नंबर 1 को मैंने पूरा इंक्लूड किया, है ना। ऑब्जेक्ट नंबर 2 को मैंने पूरा इंक्लूड किया। ऑब्जेक्ट नंबर 3 का मैंने 8/9 फ्रैक्शन इंक्लूड किया, और ऑब्जेक्ट नंबर 4 को मैंने इंक्लूड ही नहीं किया। तो एग्जाम में इस तरह से आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ये AKTU में पूछा गया क्वेश्चन है। जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन है बिल्कुल इजीली इसी तरह से टेबल बना के आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बेटा। इनको आप सॉल्व करें और एक बार आंसर अपने बात में वेरीफाई कर लें। तो ये हुआ फ्रैक्शनल एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री के लिए प्रिम्स एल्गोरिथम पढ़ेंगे।